हाय फ्रेंड्स, पिछले एक महीने के भीतर में भारत को इंटरनेशनल लेवल का 4 बड़ा मौका मिला है। इस 4 में से 2 मौका है स्पेस साइंस में, भारत चांद पर पहुंच गया है और सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। बाकी 2 और मौके जो हैं वो जियो पॉलिटिक्स में मिला है। आप जानते हैं कि पिछले महीने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है, भारत वहाँ पर छाया हुआ था। और दूसरा मौका जो है इसमें जियो पॉलिटिक्स का, वो अभी ये दिल्ली कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। G20 का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहाँ हो रहा है मौका उसको। ये चारों मौके के चलते भारत पूरी तरह से ग्लोबल जियो पॉलिटिकल प्लान का हिस्सा बन चुका है। भारत को वहाँ से कोई पीछे नहीं हटा सकता, वहाँ पहुँच चुका है भारत। अच्छा, दूसरी बात एक और, अभी जो बात मैं करूँगा G20 पर, इसके पहले 2 और ग्रुप हैं, उस पर मैं बात कर लूँ। उस 2 में से एक है G7। ये 7 धनवान देशों का एक ग्रुप है जो यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं या जापान हैं। सातों पूरी दुनिया का 35% GDP है। 35% दौलत पूरी दुनिया का इन्हीं के पास है। लेकिन इसके विरोध में खड़ा है वो है ब्रिक्स, और ब्रिक्स के पास भी ये करीब 26% दौलत है, 26% GDP है पूरी दुनिया की। ये 26% थोड़ा 35 से कम है, तो वो GDP में अगर वो ज़्यादा हैं और ये GDP में कम है तो PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें ये आगे हैं। तो लगभग दोनों की शक्ति संतुलित है, दोनों बराबरी पर है, बराबरी का टक्कर है दोनों में। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपने अपने हित में। अब रही बात G20 की। G20 जो है ये सहयोग के लिए, दोनों ग्रुप इसमें आ गए हैं। 7 मेंबर हुए G7 के और 11 मेंबर हुए ब्रिक्स के, मिला के 18-19 हो गए। ये सारे मेंबर यहाँ के जमा हो गए हैं, वहाँ लड़ते हैं, यहाँ सहयोग के लिए जमा हुए हैं, इंटरनेशनल पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए खड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव बात है। ये तक तो ठीक है, लेकिन 2 बड़े मुल्क हैं, चाइना और रसिया, वो दिल्ली में जो हो रहा है G20 का कॉन्फ्रेंस, वो उसमें नहीं आ रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, जब दुनिया सहयोग के लिए आगे बढ़ चुकी है G20 में, पीस और सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ चुकी है, तो उसके विरोध में ये खड़े हैं, उसके लिए विलेन बने हुए हैं। स्पॉइलर गेम ये खेल रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव गेम ये खेल रहे हैं। अब ये उनका डिसीजन है, निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ नहीं कह सकता, उनका डिसीजन है। लेकिन जो इम्प्रेशन हो रहा है इससे, इसलिए मैंने जाहिर किया। अब रही बात शी जिनपिंग साहब चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं। ये जब चाइना में हुआ था इसी G20 का कॉन्फ्रेंस, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे 2016 में, 2016 में, लेकिन वो नहीं आएंगे। 23 टाइम्स बोथ ऑफ देम हैव मेट, 23 बार दोनों मिल चुके हैं, लेकिन दिल्ली में आके नहीं मिलना चाहेंगे। वो क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, इसका विस्तार से मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात कर लूँ, वो नाराज़ चल रहे हैं। अरे नाराज़ तो भारत को होना था ना, भारत की सीमा पर उनकी सेना बैठी हुई है, नाराज़ भारत को होना था, तो नाराज़ शी जिनपिंग साहब हो रहे हैं। ये देखिए कैसा खेल है। ये भारत की सोच का फ़र्क है, ये थिंकिंग कल्चर का फ़र्क है, और चाइना में भारत में। ये देखिए, अब जहाँ तक ये रसिया की बात है, पुतिन साहब क्यों नहीं आ रहे हैं? वो भारत के तो सबसे गहरे दोस्त हैं, कम से कम ये जो गहरी दोस्ती है दोनों में, उसका लिहाज तो वो किए होते। लेकिन वो चाइना के साथ चिपके हुए हैं। चिपके हुए सिर्फ नहीं है, वो जूनियर पार्टनर बन के चाइना के पीछे चल रहे हैं। ये उनका निर्णय है, जैसा वो सोचा। लेकिन दोनों के नहीं आने से ये बहुत अच्छा परिणाम सामने नहीं आ रहा है, जो भी हो। अब देखिए, मैंने कहा कि भारत की सोच का फ़र्क है। सोच का फ़र्क ये है, भारत की पॉलिसी डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है। नॉन अलाइनमेंट में था, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब हुआ किसी भी एक ग्रुप में नहीं जाना है, अब बीच में खड़ा रहना है और बराबरी की दूरी पर रहना है, इक्वी डिस्टेंस पर जाना नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ब्रिक्स में मेंबर है, शरीक हो गए हैं भारत एक ग्रुप में। दूसरा जो G7 है उसमें मेंबर तो नहीं है, लेकिन हर बार वो गेस्ट के रूप में बुलाए जाते हैं। तो दोनों ग्रुप में हैं, तो फिर नॉन अलाइन कैसे? ये तो बाय अलाइंड हो गया ना।
तो फ्लेक्सिबिलिटी का ये पहचान है, डायनेमिज्म का ये पहचान है कि ज़रूरत पड़ने पर ढाल लेते हैं अपने को परिस्थिति के अनुसार। ये भारत की खूबी है, सोच की खूबी है। दूसरी बात, 3 एग्जाम्पल मैं दूंगा जब ये जाहिर हो जाएगा कि भारत दुनिया संकट में सो के उठती है, एकजुट होती है, और भारत खुशहाली में भी एकजुट होती है। देखिए, पहला मौका था 1973 में, जब पहली बार G7 बना था। पूरी दुनिया संकट में थी, इसलिए उन्होंने G7 बनाया था आर्थिक विकास के लिए। भारत परेशानी में नहीं था। भारत की पंचवर्षीय योजना तेज चल रही थी। भारत का जो ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। भारत अब फूड इंपोर्टर नहीं होकर फूड एक्सपोर्टर बन चुका था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के, हेल्थ के, डेवलपमेंट के बन चुके थे और खुशहाली में था भारत। दूसरा मौका देखिए 1999 में जब पहली बार G20 बना था, इस्टेब्लिश हुआ था। वो क्यों बना था? इसलिए कि 97 में क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस। इसलिए मैंने कहा कि संकट में वो जगते हैं और एकजुट होते हैं। भारत के लिए संकट नहीं था 99 में जब मेंबर बना G20 का। भारत तो इकोनॉमिक रिफॉर्म कर चुका था, दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, GDP भारत की बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, तब भारत सदस्य बना था। ये सोच का फर्क देखिए। और तीसरा मौका देखिए, ये जो G20 है इसका विस्तार देना था कि अब सिर्फ गवर्नर नहीं आएंगे रिजर्व बैंक के या सेंट्रल बैंक के या फाइनेंस मिनिस्टर, इसमें प्रेसिडेंट को आना है कॉन्फ्रेंस में हर साल, प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को। जब विस्तार हुआ तो क्यों विस्तार करना सोचा उन्होंने? क्योंकि 2008 का एक पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, तो 2009 में इन्होंने इसको विस्तार दिया। भारत संकट में नहीं था। भारत का GDP का जो ग्रोथ था या मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा था वो गोल्डन पीरियड था। लगातार 5 साल तक ये GDP बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ना पहले हुआ था ना बाद में हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि पहले भी नहीं और बाद में नहीं हुई है। इतनी सारी खुशियाँ थी और अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया था, तो दुनिया का रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर भारत बन चुका था। तो क्या इसका अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि भले दुनिया संकट में सो के उठे, एकजुट हो, भारत संकट में तो सजग रहता ही है, खुशहाली में भी रहता है, तभी एक साथ होता है। ये सारी बातें आपके सामने हैं। ये रही बात भारत के सोच की। ये पॉजिटिव सोच, डायनेमिक सोच, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कोई नई बात नहीं है। शुरू से भारत का कल्चर यही रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और उसी 12 बजे रात में, उसी दिन 12 बजे रात में नेहरू पूरे देश को संबोधन कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी पूरी दुनिया सोई हुई है, न सिर्फ भारत जगा है बल्कि आज़ादी के सूरज का स्वागत करने खड़ा है। तो नेहरू जिस सूरज का स्वागत करने खड़े थे, आज मोदी के नेतृत्व में भारत सूरज पर पहुंच रहा है, चांद पर पहुंच चुका है। ये भारत की सोच का नतीजा है। दूसरी एक और बात है कि ये जो भारत की पहचान है उसके बारे में मैंने बता रहा था कि अभी जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसका मोटो क्या है? मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया परिवार, सब साथ लेके चलो। तीसरी बात, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसमें प्रॉफिट नहीं होता, अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। 990 करोड़ रुपये भारत खर्चा कर रहा है, वही कर सकता है जो सक्षम हो। ऊपर से बजट और थोड़ा बढ़ा हुआ है। ये सारी बातें हुई हैं। एक और बात है कि पहली बार 43 हेड ऑफ द डेलीगेशन यहाँ पर आए हुए हैं। 43 कभी नहीं हुआ पहले, और 200 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो चुकी है जो पहली बार हुई है। ये सब खासियत है भारत की, ये अपनी जगह पर है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि G20 का अचीवमेंट क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है? पहली उपलब्धि ये है कि 2008 में आर्थिक मंदी आई थी और यूरो जोन में भी संकट हुआ था। तब भारत ने, ये G20 ने $10 ट्रिलियन का बंदोबस्त किया था और उबार लिया था दुनिया को, ये हुआ था। और दूसरी बात, 50 गरीब देश हैं, 50 गरीब देशों में लोगों देश को कर्ज से राहत दिलाई, कर्ज में डूबे जा रहे थे, उनको मदद किया। और तीसरी बात, कोविड-19
और फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और महिला मजदूरों के बीच में के लिए बहुत बड़ा काम किया है G20 ने, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जो है एक बात तो ये हो गई, अचीवमेंट क्या हुआ। अभी जो भारत जो ये कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कर रहा है दिल्ली में G20 का, उसकी जवाबदेही क्या है? उसकी जवाबदेही बहुत बड़ी है। इसमें भारत को सफल होना चाहिए और भारत के सफल होने से भारत को आगे बढ़ने में बड़ा मौका मिलता है। अब देखिए ये G7 एक छोर पर खड़ा है, अब ब्रिक्स दूसरे छोर पर खड़ा है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहा है। तो दोनों को मिला करके सहमति बनाना भारत की बड़ी जवाबदेही है। दूसरी बात है कि ये रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध पर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये जो फाइनल डिक्लेरेशन होगा उसको हम ब्लॉक कर देंगे। ये चुनौती हुआ भारत के लिए। भारत को इसमें देखना पड़ेगा कैसे इससे हम बाहर निकलें। अब ये जो बड़े 20 देश हैं इसको कैसे निकालें। तीसरी बात है कि चाइना सबसे बड़ी बाधा है, जो मैंने कहा स्पॉइलर गेम है। क्यों कहा स्पॉइलर गेम है? क्यों कहा ऑब्स्ट्रक्टिव? देखिए अभी जो मिनिस्टरियल मीटिंग हुआ है उसमें सिर्फ उन्होंने स्पॉइल करने का ही काम किया। ये ऑब्स्ट्रक्टिव टैक्टिक्स उन्होंने अपनाया। ये हर चीज़ में विरोध करते रहे, कोई पॉजिटिव सोच नहीं था। जैसे देखिए सिर्फ क्लाइमेट के लिए या एनर्जी के लिए या यूक्रेन युद्ध के लिए अगर विरोध करते तो समझ में आती है बात। विरोध किस पर कर रहे थे? G20 का दिल्ली का मिशन जो है, मिशन क्या है? ये महिला का विकास करना और छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना, ये सारी बातें हुई थी। यहाँ भी वो टांग अड़ा रहे थे, टांग खींच रहे थे। और यहाँ तक तो छोड़िए, वसुधैव कुटुंब पर भी वो नहीं चुके, वो इस पर भी उसका मजाक उड़ा रहे थे वसुधैव कुटुंब का। तो वसुधैव कुटुंब को चीन तो नहीं जानता है, भारत जानता है। चीन क्या जानता है? चीन जानता है वसुधैव लुटुम्बकम, लूटो, दूसरे की ज़मीन लूटो, एक्सपेंशनिज्म करो। तो क्या वो चाहते हैं वसुधैव कुटुंब के जगह पर वसुधैव लुटुम्बकम बना दें? ये उनका सोच हो सकता है, भारत का सोच नहीं है। इसलिए वो ऑब्स्ट्रक्टिव एटीट्यूड है उनका। और ये सारी बातें अपनी जगह पर है। भारत का एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है यूक्रेन वॉर पर दुनिया दो छोर पर खड़ी है, इसको भी एक साथ लाना और सहमति दिलाना, ये बड़ी जवाबदेही है भारत की। लेकिन एक अच्छी बात किया है जर्मन चांसलर ने, उन्होंने कहा है कि ये ब्रिक्स के लोग और G7 के लोग अलग अलग ना सोचें। G7 के जो हम लोग हैं, ये हमारी जवाबदेही है कि पहले जो आज ब्रिक्स में हैं वो हमारी कॉलोनी थी एक ज़माने में, उपनिवेश था, वो उपनिवेश आगे बढ़े, ये हमारी भी जवाबदेही है। ये बहुत अच्छी बात की है। तीसरी एक और बात है कि ये G20 अब सिर्फ जियो इकोनॉमिक बन के नहीं रहा है, ये जियो पॉलिटिकल ग्रुप बन चुका है। यहाँ सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं होती, जियो पॉलिटिक्स की बात भी होती है, आप देख रहे हैं। उसके बाद ये है जो मैंने कहा था आपको कि शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं भारत, कहा था मैंने, बाद में बताऊंगा। उसमें उसका पहला कारण हो सकता है कि चीन में आर्थिक संकट गहरा हो रहा है और पार्टी के अंदर भी हलचल है, तो उनको रहना जरूरी था। दूसरा कारण हो सकता है कि भारत की सीमा पर उनकी सेना बैठी हुई है। अगर वे आते तो भारत की सीमा पर चीन की सेना और अंदर में उसके प्रेसिडेंट, कैसा लगता है? ये चीन और भारत दोनों के लिए एम्बैरेसमेंट होगा, संभव है इसके कारण ना आ रहे हों। तीसरा कारण हो सकता है ये ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स एक विद्रोही ग्रुप के रूप में सामने आया है। किसका विद्रोह? G7 का। और अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है साउथ अफ्रीका में, और ये शी जिनपिंग को विलन उन लोगों ने कहा, ये विलन है पूरी दुनिया के सहयोग का, शांति का। तो ये विलन जो थे आज तक, वो एकाएक दिल्ली आकर के उनसे गले कैसे मिलेंगे? ये नाटक जैसा लगता है। ये सारे कारण हो सकते हैं, असली कारण क्या है वो जाने, हम तो सिर्फ उसका एनालिसिस करते हैं। और ये पुतिन साहब, रशिया के प्रेसिडेंट, वो क्यों नहीं आए? देखिए ये अमेरिका का जो हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा था वर्षों से रशिया के खिलाफ, वो हाइब्रिड वॉरफेयर में फंस गए। यूक्रेन में उनको फंसा दिया उन्होंने, और बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वो चाहते थे किसी तरह ये इन्वेजन करे, युद्ध करे, और युद्ध से हम निकलने नहीं देंगे, वही हो रहा है अभी।
उनको डिप्लोमेसी से काम चलानी थी, इन्वेजन नहीं करना था, लेकिन किया उन्होंने। और जो किया वो अमेरिका खुश हुआ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप लड़ाई कर रहे हैं, आप निकलने तो देंगे नहीं आपको। ये तो अब जो बाहर में भीषण टेंशन है रसिया के ऊपर, अंदर में भी टेंशन चल रहा है। तो बाहर और भीतर के टेंशन के बोझ के तले वो दबे हुए हैं, उनको फुर्सत नहीं है भारत आ सके। और दूसरी एक और बात है कि ये भारत का जो अभी भारत जो G20 का प्रेसिडेंट है, मैंने कहा था बहुत बड़ा मौका है। ये मौका भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, वरदान हो सकता है। और दूसरी एक और बात है कि ये जो है ग्लोबल साउथ, गरीब मुल्क, उनका नेतृत्व अपने हाथ में लेने में, लीडरशिप में भी बड़ा फायदा भारत को हो सकता है। बड़े मौके का भारत लाभ उठावे। और इसके साथ ही एक और है कि ये जो G20 है, कहते हैं लोग, क्या ये यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका विकल्प है क्या? या जो मल्टीलेटरल ये जो दुनिया हो सकती है, अभी तो यूनिपोलर है, मल्टीपोलर होना चाहिए। ये 20 देश मल्टीपोलर में आगे बढ़ के रहेंगे। ये हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का विकल्प हो, और साथ ही साथ मल्टीलेटरल जो दुनिया बनेगी उसका भी विकल्प हो। ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन हो सकता है। सिर्फ 5 देश क्यों सिक्योरिटी काउंसिल में, 20 देश रहे मल्टीलेटरल। ये सारी बातें हुई है। और जैसा मैंने कहा कि भारत के लिए बड़ी जवाबदेही है। ये गौरव की बात है कि भारत के लिए बहुत बढ़िया सीढ़ी मिला है आगे बढ़ने के लिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।